चलिए जी शुरू किया जाए, क्लास स्टार्ट करें हम लोग अपनी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में पहले हम बता दें आपको, फिर आगे हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसा कि यहां देख पा रहे हैं आप लोग, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है ये बता दें आपको। ये है चैप्टर नंबर 8। कौन सा है? चैप्टर नंबर 8। सर ये कौन सा चैप्टर नंबर 8? आपके कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नहीं। ये तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी है, 8 लिख दें, 9 लिख दें, 12 लिख दें। लेकिन यहां पे जब स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि चैप्टर नंबर 8 है, इसका मतलब ये कहां का है? कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 8 है, मतलब 8वें स्थान पे ये आता है। ठीक है ना? अच्छा सर, इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया था, जो हमारा किस पे डिपेंडेंट है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है, जिसमें हम लोग मीटिंग्स की बात करते हैं जनरली, है ना? चलिए, तो सर क्या कोई इंटर रिलेशन है दोनों में? नहीं, कोई इंटर रिलेशन नहीं है। आप सेपरेट पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद अब बात आती है कि सर सेक्शंस कौन से कवर होंगे। चैप्टर तो बता दिया मैंने, तो सेक्शंस के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं आपको। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? बेसिकली दो बातें, एक तो डिक्लेरेशन, दूसरा पेमेंट, और कुछ लीगल रेगुलेशंस ये भी पढ़नी है आपको, है ना? तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कैसे होता है, पेमेंट डिविडेंड का कैसे होगा, और उससे रिलेटेड कुछ बातें डिवाइडेड हैं सेक्शन 123 से लेकर के सेक्शन 127 तक। यहां ये बस इतना छोटा सा चैप्टर है, बहुत नन्ना मुन्ना बच्चा सा है एकदम, है ना? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे पास कितने सेक्शन? तो ये बोलेगा हमारे पास 4 या 5 सेक्शन, क्योंकि 23 को भी इंक्लूड करेंगे ना, तो 23, 24, 25, 26, 27 5 सेक्शन हो गए ना। हाँ, तो 23 से लेकर के 27 तक ये 5 सेक्शन का छोटा चैप्टर है। अच्छा, तो सर इसमें क्या बातें होंगी? तो पहले हम आपको बता दें, सेक्शन 123 डील करता है अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। किसको डील करता है? अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ओके सर। अच्छा, जब डिविडेंड का डिक्लेरेशन हो जाता है तो इसके बाद एक सेक्शन आता है आपका इसी में, सेक्शन नंबर 124। सेक्शन 124 ये क्या बात करता है? ये कहता है कि कभी कभी हम जब डिविडेंड डिक्लेयर कर लेते हैं तो सारे के सारे डिविडेंड पे नहीं हो पाते, सारे डिविडेंड पे नहीं हो पाते, तो उन्हें हमें सुरक्षित रखना होता है। क्या होता है डिविडेंड, कब पे होता है, कैसे होता है, सब बातें करेंगे हम। तो अभी चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, आउटलाइन बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि एक बार डिविडेंड का डिक्लेरेशन हो गया तो कभी कभी वो डिविडेंड पे नहीं हो पाता, कब नहीं होता, कैसे नहीं होता, वो सारी चर्चाएं हमारी होनी है ना? तो उसको हम एक अकाउंट में डाल देते हैं जिसका नाम है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये क्या है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, तो इसके जो संबंध में जो टॉपिक्स हैं, जो बातें हैं, वो कहां हैं? सेक्शन नंबर 124 में है। ओके, इसके बाद एक सेक्शन आएगा आपका सेक्शन 125। सर ये क्या है? ये ना एक यूं समझ सकते हैं कि एक खाता है, एक फंड है, और वो खाता मतलब ये नहीं राम आम खाता है, वो खाता नहीं, खाता मतलब अकाउंट। एक फंड है जिसमें हम पैसे रखते हैं। कब रखते हैं? हाँ, रिजर्व कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको एक पैसे को उठा करके एक फंड में रख दिए। कौन सा फंड है, क्यों बनाया जाता है, ये सारी बातें हमारी इसी पे लंबी होनी है, जिसका नाम है IEPF। सर IEPF ये तो सुना ही नहीं हमने। हाँ, तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। क्या नाम है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सेक्शन 125 इसको डील करता है, और ये क्या होता है इस पे हमारी चर्चा होनी है आगे। ठीक है, ओके। इसके बाद कौन सा सेक्शन आएगा? अब आता है सेक्शन नंबर 126। सर ये क्या बात करता है? 126 कहता है कि कभी कभी डिविडेंड होल्डर्स जो होते हैं
उनके राइट्स की भी बात कर लेनी चाहिए। क्या उनके राइट्स हैं? सर राइट की बात की है तो हमको राइट शेयर की याद आ गई। अच्छा याद आ गई तो सुनिए, अगर राइट शेयर है उससे रिलेटेड, क्योंकि राइट शेयर क्या होते हैं हमने पढ़ा हुआ है, अगर याद करें आप, याद आ रहा हो शायद, सेक्शन 1 नहीं है, 62 में है। कहां है? सेक्शन 62 में है, राइट शेयर की बात होती है। तो राइट शेयर में उसके डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा यूनिक है वो। बोनस का क्या होता है, थोड़ा अलग है वो। हाँ, तो कुछ अलग तरीके से उनके बारे में चीजें सीखनी है। तो इसलिए 126 में हम लोग बातें करेंगे, राइट की बात करेंगे, राइट शेयर की बात करेंगे, बोनस की बात करेंगे, और एक वर्ड आएगा एबियांस, ये वर्ड आएगा। तो अगर डिविडेंड एबियांस में कब होता है, डायलेमा में कब होता है, अनिश्चित काल में चला जाता है, तो इसके लिए हमें सेक्शन 126 पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एबियांस, डायलेमा, आप ये कह सकते हैं ना, हाँ दिक्कत, या फिर आप अनिश्चितता की परिस्थिति कह सकते हैं, ये इस तरह से इसको समझ सकते हैं। हाँ, वो कब अराइज होती है ये हम आपको सिखाएंगे, कि ये देखिए सिचुएशन आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि इस सिचुएशन में ये परेशानी आती है ना। हाँ, और इसके बाद आपको मिलेगी सजा। क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, पढ़ाई करने की सजा मिलेगी, डिविडेंड को टाइम से ना पे करने की सजा मिलेगी 127 में। ये आपको दिख पा रहा है, ये पनिशमेंट है। ठीक है, तो चलिए, क्या मैंने आपको पूरे चैप्टर की आउटलाइन दे दी? मैंने बता दिया कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है बेसिकली। ठीक है ना, तो अब क्या मैं चल सकता हूं आगे? क्या मैं आपसे बहुत छोटी छोटी बातें कर सकता हूं जो आपके नॉर्मल स्टडी लाइफ में यूजफुल हैं और साथ साथ आपको ध्यान भी रखना चाहिए? तो मैं बात शुरू करूं ना? चलिए, तो बात शुरू करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो इसी पे ध्यान रहेगा। अच्छा, इसके साथ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स, वो भी साथ साथ जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम आपसे चर्चा ये करने जा रहे हैं, व्हाट इज डिविडेंड, है ना। जरूरी बात है ना, क्योंकि भाई जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसी के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। बात तो सही है सर, कितनी सही सही बातें करते हैं आप। यही तो मेरा वो है, क्या कहते हैं, है ना। अब जो भी कहते हो आप लोग समझ रहे होंगे। आइए, डिविडेंड क्या होता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि जब कोई पर्सन कहीं पैसे लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्यों करता है? बताइए, इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, पैसा क्यों लगाता है? इसके मन में आता होगा कि दान धर्म करना जीवन का यही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, पैसे दान करो, इन्वेस्ट करो, दो दूसरों को। ऐसा होता है क्या? ये पैसा लगाता है इसलिए है ताकि, और जनरली अगर हम बात करें किसके रेफरेंस में, कंपनी के, तो इसको इस कंपनी से कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? रिटर्न। क्यों? बैंक में पैसा जमा करते हैं तो ब्याज कमाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए, तो कुछ ना कुछ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है। सर कंपनी ये भी तो कहीं पैसे लगाती होगी, किस लिए? ये भी तो रिटर्न कमाती होगी। कंपनी भी रिटर्न कमाती होगी, तो क्या हमें रिटर्न नहीं मिलना चाहिए अगर हमने आपको पैसे दिए हैं तो? किस फॉर्म में दिए होंगे? सर हम ये पैसे इन्वेस्टमेंट किस में किए होंगे? शेयर्स के फॉर्म में। अभी फिलहाल हमारा मानना यह है ना। इन्वेस्टमेंट किसी भी रूप में हो सकता है। सर क्या लोन के रूप में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? हाँ, लोन दे सकते हैं, डिबेंचर के रूप में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो अब ये इस पैसे को कंपनी कहीं और लगा करके जब प्रॉफिट कमाएगी, तो क्या ये प्रॉफिट कंपनी का है? क्या ये प्रॉफिट कंपनी का है? कंपनी का तो है, लेकिन किसके पैसे से कमाया है? ये देखिए ना कितना मुस्कुरा रहा है ये बेचारा। अगर इसको वो पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? ये तो रोएगा ना, सैड हो जाएगा, ये कहेगा ये क्या हो गया, सैड हो जाएगा ना। लेकिन इसको हमें ऐसे नहीं देखना। हमें कैसे देखना है? इसे हमें मुस्कुराते हुए देखना है। हाँ, चेहरे पे हंसी रहनी चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए इस कंपनी के द्वारा इस कमाए हुए प्रॉफिट में कुछ ना कुछ ये हिस्सा मांगेगा।
ये उसी लालच में बैठा हुआ है। ये देखिए ना, इसकी आंखें तो देखिए, आप आंखें देखिए, ये कहां देख रहा है, ये कहां देख रहा है, वो प्रॉफिट की ओर देख रहा है। वो देख रहा है कहां है प्रॉफिट, क्या मिलने वाला है मुझे। ये जो प्रॉफिट होगा इसको हम, इस प्रॉफिट जब हम सेल करते हैं, सामान बेचते हैं या हम सर्विसेज बेचते हैं, तो इससे बहुत सारे खर्चे घटाते हैं। क्यों? बहुत सारे खर्चे घटाते हैं, उसके बाद जाकर के प्रॉफिट आता है। इसमें क्या इंटरेस्ट भी शामिल होता है? क्या इंटरेस्ट भी शामिल होता है खर्चों में? हां सर, शामिल होता है। अगर मान लीजिए कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं, ये पैसा हमने किस में इन्वेस्ट किया है? लोन में, डिबेंचर में। तो कंपनी इंटरेस्ट देगी ना, तो पहले इंटरेस्ट घटा लेगी, पहले इंटरेस्ट, क्योंकि ये फिक्स होता है। क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है, डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, ये पहले देना ही देना है आपको। तो इंटरेस्ट घटा करके उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे क्या लगेगा? ये मान लीजिए प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट। अब इस पे क्या लगता है? सर इसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह घट चुका होता है ना, सब कुछ घट चुका होता है, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है, वो भी घट चुका होता है, उसके बाद प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट में से हम लोग क्या घटाते हैं? सर टैक्स है ना, गवर्नमेंट भी तो आंखें गड़ाई होगी, कहीं इधर खड़ी होगी, ऐसे देख रही होगी, हां कंपनी कमाई, पैसा दो डिविडेंड टैक्स के रूप में। तो अब ये जब टैक्स घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पैसा बचेगा। अब इस पैसे का क्या करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। तो सर किसको देंगे? इसमें से प्रेफरेंस वाले भी लेंगे और इसमें से इक्विटी वाले भी लेंगे। पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस को, फिर देंगे इक्विटी को। यही तो होता है। तो ये प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं। प्रेफरेंस वालों को सर्टेन डिविडेंड फिक्स मिलता है लगभग, है ना, 13% 12% प्रेफरेंस शेयर होता है, तो वो फिक्स मिलता है। हमें उसकी चर्चा नहीं करनी, हमें चर्चा ये करनी कि मिलता है, बात खत्म है कि नहीं। तो अब क्या समझ में आया? डिविडेंड क्या होता है कि जब कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या इस प्रॉफिट में से कंपनी कुछ पैसा अपना रिजर्व में भी रखती है क्या बचा के? क्या कंपनी सारा का सारा पैसा बांट देती है कि कुछ रिजर्व में भी रखती है? कुछ रिजर्व में भी रखती है, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड मतलब अपने पास रखना, अपनी अर्निंग्स को अपने पास रखना, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। तो वो भी पैसा कंपनी अपने पास बचा के रखती है रिजर्व के रूप में। तो सर क्या सारा पैसा रिजर्व में डाल देती है? ना ना ना, सारा डाल देगी तो ये बेचारा फिर आंसू गिराने लगेगा। तो सारा नहीं, हां कुछ पार्ट इसमें रख देती है, बाकी पैसा क्या करती है? बांट देती है। कंपनी का दिल बहुत बड़ा होता है, कंपनी पैसे को बांटती है। किस रूप में बांटती है? ये जो बंटवारा करने वाले जो पैसे हैं ना, जो बंटवारा करने वाले पैसे हैं, उन्हीं का नाम क्या है? उन्हीं का नाम है डिविडेंड, बंटवारे वाले पैसे। तो सर क्या ये रिजर्व वाला पैसा हम डिविडेंड नहीं बोल सकते? ना बाबा ना, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जो पैसे हम बांट देते हैं मतलब किसके बीच में? गरीबों के बीच में। वो इन्वेस्टर्स जो राह तकते हैं अब आएगा, तो उसके बीच में जो बांटते हैं, जो बंटवारा हो जाता है, वो डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, तो बताइए अगर डिविडेंड को आपको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे किसी को? पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, क्या रिटेन्ड प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और किसको? किसी को भी गरीबों में बांटेंगे? ना ना, यह भी बोलना पड़ेगा आपको। अमंग शेयर होल्डर। अमंग अगर डिवेंचर होल्डर बोल दें तो क्या डिविडेंड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो इंटरेस्ट कहलाएगा, जो पहले ही माइनस कर चुके होते हैं हम लोग। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो पैसा, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अमंग शेयर होल्डर्स, वो हमारा डिविडेंड है कि नहीं? सर डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या? डिक्लेयर्ड और पेमेंट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या? जो डिक्लेयर हो चुका है या पेमेंट हो चुका है? मान लीजिए, बोलिए, एक बात बताइए, क्या जो पैसा डिक्लेयर हो जाता है वो हर हाल में कंपनी को बांटना ही बांटना है? आगे चल करके ये बात सीखेंगे हम कि एक बार जो डिक्लेयर हो जाता है, एक बार जो मुंह से जबान निकल गई है ना, वो कौन सा डायलॉग था?
एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो यही हाल होता है डिविडेंड के साथ कि एक बार जब डिक्लेयर हो गया तो फिर हो गया, फाइनल है ना? क्यों? क्यों? क्योंकि ऐसा करता कौन है, इसके पीछे का लॉजिक हम आपको बताएंगे। चलिए बताते ही हैं, मौका आया है, मौका भी है और दस्तूर भी है, तो साथ में समझ लेते हैं हम लोग। हाँ, वही डिक्लेरेशन कैसे होती है, जरा इसके बारे में हम थोड़ी सी कहानी बता दें आपको। हाँ, रोने लगेगा फिर। अब रोने वाले बच्चे को तो चुप कराना बड़ा मुश्किल होता है। देखिएगा, कंपनी साल भर काम करती है। कंपनी क्या करती है? पूरे साल भर काम करती है, बिजनेस करती है, मेहनत करती है, क्वार्टर वाइज काम करती है ना? 3-3 महीने का खूब पैसे कमाती है। जब पैसे कमा लेती है तो इसके बाद ये ईयर एंड है। ये क्या है? ईयर एंड है 31 मार्च। ईयर एंड के बाद अब प्रॉफिट का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, शुरू की जाती है वो प्रक्रिया जिससे हम लोग निकाल पाए कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट का कैलकुलेशन चलता है चलता है चलता है चलता है, यहां आकर के प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो गया कि हमने इतना कमाया। अब ये प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद अब जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि पीछे के सालों में हमने कितना डिविडेंड बांटा है, कितना प्रॉफिट लोगों के बीच में शेयर होल्डर्स को बांटा है, तो उसी हिसाब से इस साल भी बांटेंगे। अब यह अनुमान कौन लगाएगा? डायरेक्टर लगाएंगे या कंपनी के मालिक लगाएंगे? ये तो डायरेक्टर ही लगाएंगे, क्योंकि वही एक्सपर्ट होते हैं ये सब काम करने के लिए। उनको हम शेयर होल्डर क्यों भेजते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? ताकि जाकर के शेयर होल्डर के लिए काम कर सकें, वो यही सब डिसीजन ले सकें। तो ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इतना परसेंट कम से कम डिविडेंड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अभी बताते हैं, शेयर होल्डर ही बनते हैं ना, और कौन डायरेक्टर बनेगा? कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर के पास शेयर हो ही, लेकिन शेयर होल्डर भी डायरेक्टर बनते हैं, है ना? शेयर होते हैं नॉर्मली इनके पास। अच्छा, तो 12% अगर मान लीजिए इन्होंने डिसाइड कर लिया, तो क्या जो मालिक होंगे वो ये बात मान जाएंगे? चलिए, अब ये डिविडेंड बढ़ता कहां है? ये डिविडेंड बढ़ता है नॉर्मली, हम फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं फिलहाल। एक और वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, इंटरिम डिविडेंड। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं। तो ये डिविडेंड डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। अब यहां पे क्या होता है? एक एजीएम बुलाई जाती है। क्या होती है? एजीएम। और एजीएम में ये जो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या होता है? ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, जैसा कि आप लोग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़े हैं। मैंने आप लोगों को समझाया है कि ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, सामान्य एक प्रक्रिया होती है एजीएम की। हां, ये काम करना। तो अब एजीएम मतलब मेंबर्स की मीटिंग। तो मेंबर की मीटिंग में जो डिसीजन मेंबर लेते हैं वही माना जाता है, मेंबर का डिसीजन माना जाता है, और किसी की वहां चलती नहीं है और कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो कौन है? वो गब्बर है। और गब्बर कौन है? यहां गब्बर वो मेंबर्स हैं। तो अब मेंबर्स को ही सारे डिसीजन लेने हैं। लेकिन क्या मेंबर पढ़े लिखे होते हैं? सारे मेंबर पढ़े लिखे होते हैं? कुछ उसमें जाहिल भी होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बना देते हैं, है ना? जाहिल का मतलब यही होता है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो सुनिएगा, तो कुछ बहुत होशियार होते हैं, कुछ कम होशियार होते हैं। तो इसलिए जो डायरेक्टर्स कहते हैं, जो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी होती है, क्या रिकमेंडेशन दी होती है, ये क्या है? ये रिकमेंडेशन है। तो इनकी रिकमेंडेशन पर एजीएम में कंपनी के मेंबर्स क्या करेंगे? उसको अप्रूवल दे देंगे। हां, और ये समझिए कि इनके अप्रूवल का मतलब हुआ कि इन्होंने ही डिविडेंड दिया, इन्होंने बस अपनी राय रखी है। डिक्लेरेशन मींस डिक्लेरेशन और रिकमेंडेशन दी है, लेकिन अप्रूवल किसने दी है? अब बताइए, एक बार जो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, वो हो गया, मेंबर्स ने कह दिया हां भाई हां ठीक है, तो क्या आप दोबारा ले आएंगे उसको एजीएम में, कहेंगे नहीं नहीं और बांटिए, नहीं नहीं और बांटिए? क्या ऐसा हो सकता है? यह संभव नहीं है। नहीं, जो डिक्लेरेशन हो गया वो फाइनल है। एक बात बताइए, ये क्या करेंगे? ये लोग
ये तो हमेशा बोलेंगे 12 को 15 करो, ये तो हमेशा वही बोलेंगे, 15 को 20 करो, ये तो कंपनी बेचने की बात करेंगे, दे दो बेच करके, हमको दे दो सारे पैसे, घर लेके जाए हम क्या करेंगे घर जा करके, पकौड़ी खाएंगे कंपनी बेच करके। तो क्या संभव हो पाएगा? ये संभव नहीं है। नहीं, देना ही है ना, पैसे चाहिए ना इनको, आपको पैसे चाहिए, सहमति नहीं देंगे तो डिविडेंड मिलेगा कैसे? मांग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये डिक्लेयर करते हैं वही एक्सेप्ट किया जाता है, प्रैक्टिकली यही होता है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, बस इनको अप्रूवल देनी होती है। ये जब ना ये जाता है ना, ये बताया जाता है कि इतना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, चलो हाँ करो, चलो, तो वो सारे हाँ कर देते हैं, हाँ ठीक है सर, ठीक है ना। हाँ, अगेंस्ट में रहने से कोई मतलब नहीं है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, और इसके लिए जो अप्रूवल चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है? मोर देन 50%। अगर हो गया बात खत्म, नहीं है तब फिर तो अप्रूवल नहीं होगी ना। जनरली होती है, ये डिक्लेरेशन हो गया तो हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो भाई पैसे चाहिए हमको, और ना कह देंगे तो हमको मिलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, देखिए प्रैक्टिकली सोचिए, एक कंपनी क्या चाहती है? कंपनी हमेशा ये चाहती है कि हमारे यहां पैसे ज्यादा से ज्यादा आए, और जब पैसे कब आएंगे? जब आदमी को लालच मिलेगा। तो लालच देने के लिए कंपनी खुद कोशिश करती है कि अधिक से अधिक डिविडेंड बांटे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कोशिश की जाती है। नहीं समझे आप मेरी बात? हाँ, ये अधिकतम कोशिश की जाती है कि हम मैक्सिमम कितना बांट दें, जितना बांटेंगे उतने पैसे इनफ्लो होगा, मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो फिलहाल हमें वहां अभी बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, बहुत गहराई में जाएंगे हम लोग तो बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, है ना। अब बात समझ में आई है? चलिए, तो थोड़ा सा हम इसको अब हटाएंगे, और अब आपसे हम थोड़ी बेसिक बातें और करेंगे। हमने अभी ये सब करना नहीं था आपसे डिस्कस, लेकिन कर लिया मैंने। चलिए, आपको नुकसान नहीं करेगा ये फिलहाल। आइए, अब हम आपसे डिविडेंड तो बता दिए आपको, बताइए क्या डिविडेंड की डेफिनेशन भी यही है? क्या डिविडेंड की डेफिनेशन भी यही है? नहीं, डिविडेंड की डेफिनेशन तो इतनी आसान है कि मैं बोल नहीं सकता। सर बोल नहीं सकते आप? गूंगे हैं? अरे नहीं भाई, बोल नहीं सकता मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ना, इतना आसान है। डिविडेंड को सेक्शन 235 में 2 क्लॉज 35 में डिफाइन किया गया और कहा गया डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। बस डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, बस। तो इसका मतलब अब इसको समझने के लिए कैसे समझना पड़ेगा? डिविडेंड को मैंने बता दिया, इसीलिए पहले डेफिनेशन नहीं बताई मैंने। अच्छा सर, तो इसमें ये क्या कुछ समझ नहीं आया? देखिए, जब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन अरविंद दो तरह की होती है। समझ पा रहे हैं आप? कितने तरह की? हाँ, एक होती है जो इस वर्ड से शुरू होती है, हाँ, और एक इस वर्ड से शुरू होती है। ऐसा देखा, ध्यान दिया कभी आपने? आपने अगर मेमोरेंडम की डेफिनेशन पढ़ी हो सेक्शन 2 क्लॉज 56 में, तो क्या देखा होगा? मेमोरेंडम मींस। लेकिन अभी डिविडेंड की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो डिविडेंड इंक्लूड्स। डिबेंचर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डिबेंचर इंक्लूड्स, पढ़ते हैं ना, डिबेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड, सिक्योरिटी, पता नहीं क्या क्या। तो ये इंक्लूड्स और मींस दो अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। क्या क्या इसका मतलब भी होता है कुछ, या ऐसे ही यूं ही जहां मन में आया, जो मन में आया लगा दिया? मतलब होता होगा, कुछ ना कुछ तो सेंस निकलता होगा। वो क्या निकल रहा है उसको बता देते हैं, अपने आप बातें समझ में आ जाएंगी। ये वर्ड शो करता है एग्जॉस्टिवनेस को। मतलब सर मतलब ही तो नहीं मालूम है, बाकी सब मालूम है। इसका मतलब है कि अगर ये वर्ड लग गया तो जो बात लिखी है दैट इज ऑल, मतलब उसके अंदर और भी कोई चीज नहीं आएगी। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या? ये कंप्लीट हो चुकी है, अब उसमें कोई चीज हम एक जोड़ भी नहीं सकते, एक तिनका भी नहीं हिला सकते उसमें। लेकिन अगर वर्ड लिखा है इंक्लूड्स,
तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये क्या है, ये डेफिनेशन है इंक्लूसिव। मतलब ये तो आया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी आप उसमें जोड़ सकते हैं जो उस नेचर की हो। मेरी बात समझ आई? कितना आसान है ना। देखने से वर्ड लगते हैं कि भारी है, लेकिन होते बहुत आसान है ना। तो मीन्स और इंक्लूड्स वर्ड से तात्पर्य यह है कि ये जो डेफिनेशन मीन्स के साथ लगी होगी, उसमें कोई और चीज जितनी लिखी है उतनी ही आपको समझनी है। लेकिन अगर इंक्लूड्स वर्ड्स के साथ शुरू होती है तो इसमें और भी चीजें आगे इंक्लूड हो सकती हैं, यदि उस क्राइटेरिया को वो पूरा करती हो। ठीक है, तो अब बताइए, क्या डिविडेंड में केवल इंटरिम डिविडेंड आता है? केवल आता है? अरे इंक्लूसिव है। जितना भी पैसा, जो भी, अगर कभी कोई ऐसा पैसा आप बांटते हैं जो डिविडेंड के रूप में नहीं बांटते, साफ साफ नहीं बोलते, लेकिन माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है कि वो डीम्ड डिविडेंड है। अगर माना जा रहा है वो डिविडेंड है, तो क्या ये भी इस डेफिनेशन में आ गया? हाँ, इंक्लूसिव है, इसको भी इंक्लूड कर लीजिए ना। जब डीम्ड डिविडेंड बोल दिया आपने तो इंक्लूड कर लीजिएगा। इससे रोका नहीं गया है इसको, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। आई बात समझ में? अच्छा, परिभाषा के बाद अब हम क्या आगे बढ़े? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछिए ना सर, आप पूछेंगे बड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को। पूछिए, और पूछिए सवाल। बताइए, क्या डिविडेंड में और इंटरेस्ट में कोई फर्क है? क्या डिविडेंड में और ब्याज में कोई फर्क है? ये कैसा सवाल है सर? ये चीटिंग कर दी आपने। बहुत सिंपल सा सवाल है ये। हाँ, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही। इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? डिबेंचर होल्डर को। चलिए, एक डिफरेंस तो यही पता चल गया कि ये किसको जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स। अगर मैं ये बोलूं कि डिबेंचर होल्डर का मतलब क्या हुआ? ये लोन के ऊपर जाता है। किसके ऊपर? लोन के ऊपर जाता है। ये किसके ऊपर जाता है? ये कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। क्या बात समझ आई? ये किसके ऊपर जाएगा? ये पूंजी, कैपिटल, जो शेयर्स हैं, शेयर्स के ऊपर। ये कैपिटल का मतलब क्या? ये शेयर कैपिटल की बात हो रही है, इसके ऊपर डिविडेंड जाता है। इंटरेस्ट किसके ऊपर जाता है? लोन के ऊपर। क्या ये ऑलवेज फिक्स्ड होता है? हां सर, ये फिक्स्ड होता है। क्या ये भी फिक्स्ड होता है? ये ऑलवेज फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट ऑलवेज। बताइए सर, कैसे? बताइए, इक्विटी वालों को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है? नहीं, जितना कमाई होगा उतना मिलेगा। क्या आप प्रॉफिट कमाएंगे तो ही इंटरेस्ट जाएगा? क्या आप प्रॉफिट कमाएंगे तो ही इंटरेस्ट जाएगा? नहीं, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इन केस ऑफ लॉस। इसको लॉस के केस में, अच्छा मैंने एक वर्ड यूज कर दिया गलती से, मुझे मालूम नहीं था, मैंने कर दिया इंटरेस्ट वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड। क्या इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड लगता है? नहीं लगता। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड किसके साथ लगता है? तो सर इसके साथ क्या लगता है? इसके साथ चार्ज्ड वर्ड लगता है। इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। नहीं, आंखों के पर्दे खुल रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये लॉस के केस में दिया जा सकता है ना? यस। क्या ये भी लॉस के केस में दिया जा सकता है? नो, लॉस के केस में ये नहीं दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? इसको हमने अभी वर्ड क्या बोला था? इसको हम वर्ड बोलते हैं चार्ज्ड। इसको क्या बोलते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्ड कहते हैं। मतलब ये बंटवारा होता है, या इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आप एप्रोप्रिएशन। क्या यूज कर सकते हैं? एप्रोप्रिएशन। इसके लिए चार्ज वर्ड यूज करेंगे। ठीक। क्या हम ये कंपनी की एसेट्स से पे करते हैं? हां, अगर आपके पास ब्याज देने के लिए पैसे नहीं है तो आप संपत्तियों से देंगे, लेकिन अगर आपके पास डिविडेंड देने के पैसे नहीं है तो क्या एसेट से जाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। ये बात समझ आ रही है? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं ब्याज में और इसमें। ब्याज को ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन इसको एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, बंटवारा कहते हैं। ये टैक्स देने के पहले कैलकुलेट किया जाता है, ये टैक्स देने के बाद कैलकुलेट किया जाता है।
बताइए, आपको याद कराना है क्या? आप तो समझ चुके हैं, आपके खून में बस गया है कि डिविडेंड और इंटरेस्ट में फर्क क्या होना चाहिए। कर लेंगे ना फर्क? अच्छा, चलें आगे। अब हटाएं इसको। अब हम आपसे फिर एक सवाल पूछेंगे। सर, अब हम कसम खाते हैं कि कोई जवाब आपका नहीं देंगे। क्या आप ऐसे बच्चे हैं कि कोई जवाब नहीं देंगे मेरा? क्या आपने हमसे यही सीखा है? आपने तो हमसे अच्छी बात नहीं सीखी है ना, जवाब देना सीखा है। तो बताइए, क्या हम डिविडेंड बांटने से पहले क्या यह नहीं जानना चाहेंगे कि यह डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता किस पे है? क्या हम नहीं जानना चाहेंगे? क्या हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि जितने हमने शेयर्स की वैल्यू पे कर रखी है उसी पे हमको डिविडेंड मिलता है? मान लीजिए एक व्यक्ति ने शेयर खरीदा है, कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। कितने? 10,000 शेयर्स खरीद रखे हैं इसने। तो बताइए, और उसने 10 रुपए में से अभी 6 रुपए क्या कर दिए हैं? पे कर दिए हैं। ये पेड हैं, है ना? अब मेरा सवाल यह है कि उसने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है? क्या आप बता पाएंगे? सर, उसने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए का। क्यों? लेकिन एक्चुअल में जो पैसे उसने दिए हैं वो अभी तक केवल 60,000 रुपए दिए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि वो डिविडेंड जब पाएगा, कंपनी ये प्रॉफिट बांटेगी, नजर ऐसे गड़ा के देख रहा होगा ना कि डिविडेंड आने वाला है, तो वो कितने पे एक्सपेक्ट करेगा? उसकी उम्मीद कितने पे होगी? जरा ये मुझे बता दीजिए आप। क्या वो 1 लाख रुपए पे उम्मीद कर रहा होगा, या केवल 60,000 पे कर रहा होगा, या कोई और भी फिगर हो सकती है? कितने पे उम्मीद क्यों करेगा? क्या आप दूसरे की जेब में जो पैसे पड़े हुए हैं उस पे भी उम्मीद करते हैं क्या? अपनी जेब के पैसे की उम्मीद करते हैं ना, कि मेरे पास जो पैसे हैं उनसे हम आज क्या खाएंगे? बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब खाना हानिकारक है। स्टैट्यूटरी वार्निंग है ये कि ये सब खाना हानिकारक है। ये मैंने अपने बिल्कुल, ये हमारा ओरिजिनल लाइफ में इसका कोई वो नहीं है। ऐसा ना फिल्म में डिक्लेरेशन जो आता है वो डिक्लेरेशन दे रहे हैं हम। सुनिए, तो ये क्या है यहां पे? हाँ, भले 1 लाख है लेकिन हम उम्मीद किस पे करते हैं? सर, ये कहां लिखा हुआ है? ये जरा हमें समझा दीजिए। ये कहां लिखा हुआ है कि हम 60,000 पे ही डिविडेंड पाते हैं? तो इसके लिए आपको छानबीन करनी होगी और शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के चैप्टर में जाना होगा। कौन से सेक्शन पे? सेक्शन 51 पे। ये आपको समझाता है कि जो शेयर्स की पेड अप वैल्यू होती है उसी के प्रोपोर्शन में आपको डिविडेंड प्राप्त होता है। नहीं? अच्छा, क्या उसमें अब एक बात बताइए मुझे, क्या वहां यह भी बात लिखी हुई है कि कंपनी के आर्टिकल से परमिशन होनी चाहिए? हां, कंपनी के आर्टिकल में प्रोवाइडेड होना चाहिए कि किस तरह से डिविडेंड्स बांटेंगे, किस तरह से डिविडेंड बांटेंगे, ये बातें वहां प्रोवाइड होनी चाहिए, उसका तरीका लिखा होना चाहिए। अदरवाइज नहीं लिखा तो इस आर्टिकल को क्या करेंगे आप? इसको अमेंड कर दीजिए और उसमें चीजें लिख दीजिए। ठीक? लेकिन मैं आपसे अब जो सवाल पूछने वाला हूं ये आपके दिमाग को झकझोर के रख देगा। आपके दिमाग में सुनामी आएगी उससे, है ना? तो क्या मैं आपसे यह पूछूं, मुझे पूछ लेना था पहले ही, बट मैंने पूछा नहीं, दिमाग से स्किप कर गया है। मुझे पहले ही पूछना था, जब डिविडेंड और इंटरेस्ट की बात हो रही थी तभी पूछना था मुझे। क्या इंटरेस्ट के लिए कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है? क्या इंटरेस्ट के लिए कंपनी के साथ इंटरेस्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है? कितना % हमें ब्याज चाहिए? क्या हम लोन में ये टर्म कंडीशन को फिक्स करते हैं या नहीं? लोन अगर हम किसी को देते हैं तो बोलते हैं भैया कितना दोगे तुम? 1% दोगे, 2% दोगे, 5% दोगे, 12 दोगे, 15 दोगे, क्या दोगे? ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन में लिखना पड़ता है। लेकिन
जिस दिन आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं, क्या आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमको इतना % डिविडेंड चाहिए? क्या डिविडेंड कहीं भी ऐसा कंपनी एक्ट में लिखा है कि इतना % डिविडेंड आपको मिलेगा? क्या कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि इतना % डिविडेंड मिलेगा? क्या कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि ये डिविडेंड मिलेगा आपको? नहीं, नहीं जी नहीं, ये बातें कहीं नहीं लिखी। ये इनहेरेंट होती हैं। इनहेरेंट का मतलब होता है कि उनके शेयर के साथ जुड़ी हुई होती हैं ये बातें, ये समझने वाली होती हैं, ये खून में घुली होती हैं। ये बात कहां होती है? ये खून में होती है, ये बात कि आपको डिविडेंड मिलना है। क्यों बताइए, सुनामी आई दिमाग में? ये बात समझ आ रही है? अंदर की बात है ये। हाँ, इक्विटी की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रेफरेंस के साथ तो कभी कभी जुड़ा रहता है। प्रेफरेंस के साथ तो वो लिखा रहता है ना 12% प्रेफरेंस, तो वो तो फिक्स होता है उसमें, मान लीजिए उनको तो मिलना है। लेकिन हाँ, उनको तभी मिलना है जब प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन दे देंगे, नहीं। बोलिए, बात समझ आई? चलिए, तो बहुत सारी बातें हमने आपके साथ कर ली। हम अब चाहते हैं कुछ पढ़ना। सर पढ़ते भी हैं आप? हाँ, हम पढ़ते भी हैं और आपको पढ़ के सुनाते भी हैं। तो आइए अब हम आपको कुछ पढ़ के सुनाते हैं और इसके बाद हम बातें आगे करेंगे। सबसे पहले देखें, डिविडेंड की डेफिनेशन दी हुई है। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड इट इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। इट इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद डिविडेंड की मीनिंग लिखी हुई है। डिविडेंड मीन्स द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर, रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर from the company's profit which is legally available for the distribution. Legally available for the, बताइए legally available for the distribution का मतलब क्या? Available, not paid. Legally available मतलब हमने टैक्स वगैरह घटाने के बाद जो पैसा बचा है वो अवेलेबल है ना। अच्छा, उसमें से कुछ रिजर्व में भी डाल दिया होगा हमने। अब जो पैसा हम बांटेंगे, भाई रिटेन अर्निंग में रख दिया तो किनारे, लेकिन अब जो बांटने के लिए रखे हैं, अवेलेबल है बांटने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? लीगली अवेलेबल नहीं। अच्छा, उसके बाद अमंग द मेंबर देयरफॉर डिविडेंड इज अ रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल सब्सक्राइब फॉर एंड पेड। क्या ये बात समझ आई? सब्सक्राइब तो आपने शेयर किया, साथ साथ जो पैसे आपने कंपनी को पे कर दिए हैं उस पर डिविडेंड मिलेगा आपको। एंड पेड टू इट्स शेयर होल्डर बाय अ कंपनी। क्लियर है? उसके बाद डिविडेंड इज एलोकेटेड एज अ फिक्स्ड अमाउंट से ₹5 पर शेयर। डिविडेंड को देने का तरीका क्या होगा? डिक्लेरेशन किस तरह से हो सकती है कि हम हर शेयर पे 5 रुपए देंगे, हर शेयर पे 5 रुपए देंगे। ओके, तो जिसके पास 1000 शेयर होंगे, 5 रुपए की 5 रुपए डिविडेंड के मिल जाएंगे। या हर 10 रुपए के शेयर पे हम 3% डिविडेंड देंगे। कितना देंगे? 3% डिविडेंड देंगे। जितना आपने पेड किया है उसका 3% आपको डिविडेंड मिलेगा। यह भी तरीका हो सकता है। तो डिविडेंड देने के, बोलने के तरीके हो सकते हैं। दिस इज नथिंग एल्स, बस बोलने का तरीका है कि हम परसेंटेज में दे रहे हैं या फिक्स अमाउंट में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। अमाउंट थोड़ी चेंज होगा, अमाउंट उतना ही रहेगा। मान लीजिए कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ है 50,000 या 5 लाख का या 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 करोड़ के प्रॉफिट बांटना है अगर डिविडेंड के रूप में, तो बटेगा 5 ही करोड़। बट इसको देने का तरीका क्या हो सकता है कि बोलते हैं फिक्स अमाउंट में हर शेयर पे, एक शेयर जो पेडअप होगा उस पे 5 रुपए देंगे। ओके, या परसेंटेज में देंगे, कोई भी तरीका हो सकता है इसमें। समझ आ रही है बात? तो ये लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि अ डिविडेंड इज एलोकेटेड एज अ फिक्स्ड अमाउंट से ₹5 पर शेयर और एक्सप्रेस एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स विद शेयर होल्डर्स रिसीविंग डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है? ओके सर, अब डिफरेंस की बात करिए। देखिए, डिफरेंस मैंने समझाया है और एक लास्ट में आकर के आपको केस की भी बात बता देंगे। डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन बोरोइंग्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एफडी कराइए, उस पर ब्याज मिलेगा आपको। बोरोइंग्स होती हैं, बोरोइंग्स का मतलब करते हैं उस पे या जो हमने दिया है उस पे मिलेगा, जो हमने दिए हैं, और हमको देना पड़ेगा जिसने हमें पैसे लिए हैं। ठीक है? उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट, अच्छा, वाइल डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। किस पे होता है ये पता चल गया। उसके बाद इंटरेस्ट इज अ डेट। इंटरेस्ट क्या है? एक डेट है, एक ऋण है
जैसे ही इंटरेस्ट ड्यू होता है हमारे ऊपर एक लोन चढ़ जाता है, नहीं, विच लाइक ऑल डेट्स इज पेड आउट ऑफ द कंपनीज एसेट्स जनरली। ठीक, जैसे बाकी डेट होते हैं वैसे ही ये इंटरेस्ट का डेट भी एसेट से ही पे होता है। लेकिन क्या डिविडेंड भी डेट होता है हमारा? क्या लोन होता है डिविडेंड हमारे ऊपर? तब तक नहीं होता जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही डिक्लेयर होता है, कंपनी की लायबिलिटी है, हर हाल में पे करना है। देखिए लायबिलिटी वर्ड को मैं आपको डिफाइन कर दूं। लायबिलिटी वर्ड को इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, इंड एएस में डिफाइन किया गया है। लायबिलिटी का मतलब होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? आज के डेट में अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उस अमाउंट को या तो आज पे करना है या तो फ्यूचर में पे करना है। ऑब्लिगेशन आज ही है आपके ऊपर कि आज आपको पे करना है या फ्यूचर में पे करना है, तो ये लायबिलिटी होती है। और इसका पेमेंट किससे होना चाहिए? आपके रिसोर्सेज से होना है, रिसोर्सेज से होना है। और उसका मॉनेटरी टर्म में आप मेजरमेंट कर सके, तो अगर ये सारी कंडीशन है तो वो आपकी लायबिलिटी होती है। तो बताइए क्या डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद ये सारी चीजें नहीं हो जाती? क्या वो लायबिलिटी नहीं बन जाती? बोलिए, डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर हुआ वो आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, पे करना ही करना है हर हाल में। बाद में होती है ना, विद इन 6 मंथ, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ के अंदर होती है एजीएम। तो उसमें अकाउंट्स बनाने में टाइम लगते हैं, तो अकाउंट जब तैयार हो जाते हैं तब एजीएम करते हैं। और उसके बाद उसमें वो एजीएम में मैंने बताया हुआ कि कितने दिन में होना चाहिए, कितनी मीटिंग के बीच में 2 गैप होना चाहिए, सब चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये बात समझ में आई ना? तो ये डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है उसके बाद ये क्या बन जाता है? ये डेट बन जाता है ना, लायबिलिटी हो जाती है हमारी। तो इंटरेस्ट इज डेट विच लाइक ऑल डेट्स इज पेड आउट ऑफ द कंपनीज एसेट जनरली। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। डिविडेंड एसेट से नहीं पे होता, लेकिन जनरली इट कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर द पर्पस। और साथ साथ ये लायबिलिटी बन जाती है ना। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द प्रॉफिट्स while dividend is an appropriation of profit. A dividend however become debts only after it has been declared by the company. ठीक है, उसके बाद the power to pay dividend is inherent. क्या मैंने ये बात बताई आपको? डिविडेंड को पे करने की जो पावर होती है वो इनहेरेंट होती है, वो कहीं लिखनी और कहीं एक्ट से, कानून से प्राप्त नहीं करनी होती, इनहेरेंट होती है वो आपके ताकत की बात होती है। हाँ, in a company and is not derived from Companies Act और मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये कहीं से डेराइव नहीं करते हम, ये इनहेरेंट होती है। यद्यपि ऑल्दो आर्टिकल रेगुलेट द मैनर इन विच डिविडेंड आर टू बी डिक्लेयर्ड। आर्टिकल में क्या बातें लिखी होती हैं? मैनर, कैसे डिक्लेयर होना है, कैसे पे होना है, ये सारी बातें लिखी होती हैं। और सेक्शन 51 क्या कहता है कि ये मैनर वाली बातें जो है आर्टिकल में प्रोवाइड होनी चाहिए। नहीं है तो आप करिए, उसको करना पड़ेगा ना आर्टिकल में। लेकिन आर्टिकल आपको डिविडेंड देने की पावर देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, ये बात है। हाँ, और लास्ट, राइट टू क्लेम डिविडेंड विल ओनली अराइज आफ्टर डिविडेंड इज डिक्लेयर। क्या आप डिविडेंड को कभी भी क्लेम कर सकते हैं? क्या पैसा लगा दिया इसका मतलब कभी भी प्रॉफिट मांगने लगेंगे? लाओ प्रॉफिट दो, आज मन कर रहा है हमको जाने का बर्गर खाने का, प्रॉफिट दो, हम जाएं बर्गर खाने। ऐसा थोड़ी होगा, बोलिए। तो राइट टू क्लेम डिविडेंड विल ओनली अराइज आफ्टर अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग एंड अनटिल एंड अनलेस इट इज सो डिक्लेयर्ड। और जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता, द शेयर होल्डर हैज नो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट। तब तक शेयर होल्डर के पास कंपनी के ऊपर क्लेम करने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, क्या शेयर होल्डर केस कर सकता है कंपनी के ऊपर, कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही? अरे भाई कैसे कर सकते हैं, आपको पावर ही नहीं है, ये तो इनहेरेंट पावर है। एक्ट में थोड़ी लिखा हुआ है कि डिविडेंड आपको देना है या डिविडेंड आपको पाने का अधिकार है, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इस पे बच्चा ऑफ गुजदार और बॉम्बे हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। क्या है जरा सुन लीजिए, मैं पढ़ के सुना देता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट इन बच्चा ऑफ गुजदार वर्सेस सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एक केस था, वाज इंप्रूव्ड अपॉन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाँ बॉम्बे हाई कोर्ट बहुत अच्छा कह रहा है, बिल्कुल सही है। क्या हुआ? सेइंग दैट द राइट टू पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट्स exist independent of any declaration
by the company with only difference that enjoyment of profit is postponed until dividends are declared. क्या कह दिया इसने? ये क्या कह रहा है केस? क्या आप लोग मुझे 15 सेकंड के अंदर पढ़ के बता देंगे? चलिए 20 सेकंड देते हैं आपको, पढ़ के मुझे बताइए कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन्हीं को पढ़िएगा, जो प्रॉफिट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट और नीचे एंजॉयमेंट, ये दोनों को समझ के बताइएगा। क्या बता पा रहे हैं? नहीं, चलिए हम बताएं आपको। सुनिए, मैं फिर से पढ़ता हूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने पढ़ने के लिए इसीलिए दिया है आपको, ताकि जब आप पढ़ लेंगे ना तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, है ना। ये सब टेक्निक होती है। चलिए आइए, लिखा है हाँ, सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट द राइट टू पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट, राइट टू पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी डिक्लेरेशन। आप डिक्लेयर करिए या ना करिए, हमारा उस प्रॉफिट में अधिकार है। देखिए फिर समझिएगा, आप डिक्लेयर करें या ना करें, उस प्रॉफिट में हमारा अधिकार है, लेकिन क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? नहीं। क्या उस प्रॉफिट से एंजॉयमेंट कर सकते हैं? नहीं। कब तक? जब तक डिक्लेयर ना किया जाए। क्या अब केस समझ में आया? यही बात कही थी बच्चा गुजरात के केस में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि भाई देखिए, प्रॉफिट अगर कंपनी कमाती है तो कंपनी के प्रॉफिट कमाने पर आपका भी प्रॉफिट है, वो आपने पैसे लगाए तो आपका भी प्रॉफिट है, आपका पार्टिसिपेशन है। बट क्या आप जा करके उसमें से निकाल लेंगे? जब तक कंपनी खुद अपने डिक्लेयर नहीं करती है तब तक आप नहीं ले सकते। क्या एक बच्चा जब पैदा होता है, सुनिएगा, जब एक बच्चा पैदा होता है और बहुत नन्हा मुन्ना बच्चा रहता है वो, हाँ, तो ये बच्चा क्या अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बन जाता? तो क्या लेकिन ले सकता है क्या? प्रॉपर्टी पैदा होता ही बेच देगा वो? ऐसा थोड़ी होता है। ये तब हिस्सेदार बनेगा जब फादर उसको क्या करें, प्रॉपर्टी दे दे, है ना, कि लो ले जाओ, बेचो, यूज करो, ऐश करो, ऐसा हो, है ना। कानून कुछ और कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाता है, वो डिपेंड करता है कि मिताक्षरा स्कूल से है या दया भाग स्कूल से है, कौन सा है ना, कल्चर होता है अलग अलग, तो वो सब, हाँ, HUF वाली फैमिली क्या है, तो वो सब नहीं। मेरा मतलब समझिए आप कहने का कि पार्टिसिपेशन और एंजॉयमेंट दोनों में बड़ा फर्क है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बातें हमने सिखाई। अब आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या मैंने सेक्शन 51 के बारे में आपको बताया? हाँ सर, बताया आपने। इसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, क्या लिखा है? सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट कंपनी में वर्ड को जरा समझ लीजिएगा। यस, इफ सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। क्यों पेड अप अमाउंट? और जो आर्टिकल में ऑथराइज होगा, ऑथराइज नहीं है तो आर्टिकल को अमेंड करके ऑथराइज कर देंगे। हाँ, इफ नॉट द आर्टिकल हैज टू बी अमेंडेड अकॉर्डिंगली। ठीक, चलिए, तो ये बातें हो गई। और इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे वो जरा हम आपको बता दें। इसके बाद हम आपको शुरू करेंगे अपने सेक्शंस, जो हमारे सेक्शन 123 हैं। और सेक्शन 123 में हम आपको सबसे पहले दो सबसेक्शंस कराएंगे, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। सर ऐसा क्यों? क्योंकि these 2 points are related with interim dividend. What? interim dividend. तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इस पे हमारी चर्चा होगी, इस पे हमारी बात होगी। सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, ये दोनों में इंटरिम डिविडेंड की बातें लिखी हैं। इंटरिम डिविडेंड को कहां से बांटते हैं, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज क्या है, और उसके साथ साथ इसको बांटने का रेट्स क्या होंगे, कैसे देंगे, रेट कब देंगे, ये सारी बातें हम लोगों को इसमें सीखनी है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड के बारे में हमारी चर्चा होनी है। उससे पहले आइए हम आपको
थोड़ा सा बता दें अभी कि क्या होता है फाइनल डिविडेंड, क्या होता है फाइनल डिविडेंड। क्योंकि क्या है, इसके ऊपर बेसिकली स्पेशली इस तरह से कोई सेक्शन नहीं है, सारे सेक्शन इसी के हैं, तो इसलिए हमें फाइनल डिविडेंड को थोड़ा देख ले, बाकी हम इंटरिम डिविडेंड को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, मेरी बात समझ आई? तो आइए क्या होता है फाइनल डिविडेंड हम आपको बताएं। क्या मैंने इसके बारे में कुछ बताया आपको? हाँ सर, बताया आपने। आपने ये कहा कि जब एक कंपनी बिजनेस करती है तो एक अपने फाइनेंशियल ईयर में काम करती है, काम करते करते मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कंपनी ने काम किया और इसमें बहुत सारे पैसे कमाए। तो ये जो पैसे कमाए हैं इसको बांटने का काम करना होता है। तो बांटने का काम कब होता है? पहले बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार होने के बाद उनकी ऑडिट होती है, ऑडिट होने के बाद वो कहां जाते हैं? वो एजीएम में जाते हैं। कहां जाएंगे? एजीएम में। अब एजीएम में जाने के बाद जब ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट आ जाता है, सही प्रॉफिट निकल के आ जाता है, ऑडिटर भी कह देता है हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया बनाया गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी तैयारी करके आते हैं अपनी तैयारी करके आते हैं और उसको डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। और इनके डिक्लेयर करने के बाद मेंबर्स क्या करते हैं? इसको मेंबर्स की अप्रूवल होती है। क्या होती है? मेंबर्स की अप्रूवल होती है। और जब मेंबर्स अपनी अप्रूवल दे देते हैं तो ये फाइनली क्या हो जाता है? डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केवल और केवल क्या करते हैं? हां, ये डिक्लेयर का मतलब यहां रिकमेंडेशन वर्ड से है। क्या है? रिकमेंड करते हैं कि भाई इतना डिविडेंड होना चाहिए, शेयर होल्डर की सहमति उस पर मिल जाती है और वो कहते हैं ठीक है। अब ये हो गया फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड किसे कहते हैं जरा बताइए तो? जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद एजीएम में एज एन ऑर्डिनरी बिजनेस डील होते टाइम डिक्लेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। समझ में आई बात? तो सर फाइनल डिविडेंड ये है, तो इंटरिम डिविडेंड क्या है? तो वही तो चर्चा करनी है हमें, वही तो समझाना है आपको। अगले लेक्चर में यही बातें करनी है। सब्र नहीं हो रहा है, मन में आ रहा है ना कि जल्दी बता देते, लेकिन सब्र का जो फल होता है ना वो शुगर पैदा करता है। तो शुगर से बचें और सब्र का फल मीठा मत खाएं, है ना? चलिए, ये बात समझ आ गई। अच्छा, क्या मैंने ये भी बताया था कि एजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक रिपोर्ट देते हैं? बोर्ड रिपोर्ट देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक रिपोर्ट देते हैं जिसे बोर्ड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ऑडिटर्स भी अपनी रिपोर्ट देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपनी रिपोर्ट देते हैं। और ये बोर्ड रिपोर्ट जो जाती है वो जाती है, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 134। कहां बताया गया है? 134। सेक्शन 134 में बोर्ड की रिपोर्ट जाती है और उसमें एक पॉइंट होता है के। इस नंबर पे वो लिखे होते हैं इस फाइनल डिविडेंड की बात। समझ रहे हैं आप? तो ये जो बोर्ड रिपोर्ट में जो उनके पॉइंट होता है वो यहां से उनकी रिकमेंडेशन आती है, अपनी रिपोर्ट में बताते हैं वो कि इतना % मेरे हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए। सर वो कैसे निकालते होंगे? अब ये सब काम हमसे आप मत करवाइए, वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना काम करते हैं। वो देखते हैं पीछे पास रिकॉर्ड देखते हैं, कि पीछे कितने साल से हमने बांटे हैं, उस हिसाब से एवरेज लेकर के वो एवरेज लेते हैं, एवरेज के हिसाब से वो बांटा जाता है ना? अपनी प्रॉफिट्स, अपनी रिटेन्ड अर्निंग सारी की कैलकुलेशन होती है, रेशियोज देखे जाते हैं उसके बाद, है ना? तो ये फाइनल डिविडेंड के बारे में मैंने एक पॉइंट दे रखा है आपको, आई थिंक। हाँ सर, दे रखा है। 134 सबसेक्शन 3 है ये कौन सा है? 134 सबसेक्शन 3 में पॉइंट नंबर के, ठीक है ना? ये के क्या है? के पॉइंट है ABCDEFGH ऐसे करके के पॉइंट पे वो डिक्लेरेशन वाली बात आती है। चलिए, तो फाइनल डिविडेंड के बारे में जरा फटाफट सुन लीजिए। व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, इट इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। सो इजी एट ऑल। फाइनल डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स डेट। इसका मतलब एक बार डिक्लेयर हो गया तो वापस, अरे डेट बन गया ना भाई। किसी को आपने 10,000 रुपए दे दिए, अब बाद में कहिए नहीं वापस ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार डिक्लेयर हो गया तो डेट बन गया, इसका मतलब वापस नहीं हो सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसको वापस नहीं ले सकते। फाइनल डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स अ डेट इनफोर्सिबल अगेंस्ट द कंपनी। उसके बाद द रेट एट विच द
needs to be declared and paid shall be recommended by the board of directors in the directors report section 134 subsection 3 और कौन सा क्लॉज है के. however such rate or a lower rate is required to be approved by the members at annual general meeting by passing an ordinary resolution since declaration of dividend is an ordinary business. अच्छा, क्या इस रेट को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, घटाने में कोई दिक्कत नहीं है. शेयर होल्डर कह रहे हैं देखो ना 15% हमने कहा हमको 14 ही चाहिए, तो किसी को कुत्ता काटा है. आपको अगर हम 10 रुपए दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं हम 8 में बड़े खुश हैं, हमको 8 ही ज्यादा लग रहा है, तो ले लो भाई. तो कम करने का परमिशन है, ज्यादा नहीं करने देंगे बस हम आपको. ठीक है, तो कम करने वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में भी नहीं आया, मेरे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है ना. क्योंकि हम किसी को अगर मान लीजिए खुश होके कहते हैं कि लो भाई लो ये 10 रुपया रख लो, वो कहता है अरे नहीं हाँ 8 ही दीजिए ना हमको. तो भाई ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो ठीक है. तो कंपनी ने भी लॉ बनाया बड़ा सोच समझ के लॉ मेकर ने. चलिए इसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय द मेंबर्स. क्या बढ़ाया जा सकता है? सर ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है. तो चलिए ठीक है, हम फिलहाल यहां पे इस लेक्चर को अब स्टॉप कर दे रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम आपसे क्या बातें करेंगे, हम आपसे बातें करेंगे जो मैंने अभी बताया आपको. हाँ, सेक्शन 123 क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में जो इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे. और उसको पढ़ने से पहले हम आपको एक पॉइंट और बताएंगे, जरा सुन लीजिएगा. हम पहले आपको बताएंगे इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में और इन पे होने वाले डिविडेंड के ट्रीटमेंट के बारे में. ये दो बातें, इनका नेचर क्या होता है किस हिसाब से और उस हिसाब से कैसे डिविडेंड होते हैं, तो छोटी बात है, थोड़ी सी वो चर्चा कर लेंगे फिर अगली. ठीक है ना. चलिए, उम्मीद करते हैं कि काफी चीजें आप सीखे होंगे यहाँ पे और काफी चीजें आपको सीखनी भी हैं आगे. तो चलिए इन्हीं सुंदर शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर आगे हम अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे, है ना. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.